स्वागत दोस्तों आपका किसान मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। बताएंगे सैकड़ों की संख्या में बल्कि हजारों की संख्या में बीजेपी के मंत्री के घर से लेकर भाजपा के कार्यालय तक किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर दिल्ली में बैठे भाजपा के लोगों के भ्रम तोड़ दिए है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज से शुरू करने वाले हैं 1 साल का कांग्रेस पार्टी का आंदोलन। बताएंगे किस मुद्दे पर होगा प्रचंड आंदोलन दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कई सारे विधायक भी चुनाव हारे हैं। बताएंगे कौन से राज्य की विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और देश के किसान और जवान ही भारत का सब कुछ है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर गोदी मीडिया और भाजपा के लोग इस गफलत में थे कि आंदोलन केवल खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है, बाकी किसान कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन पूरा का पूरा भ्रम टूट चुका है दोस्तों। 26 जनवरी 2025 बीते दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था दोस्तों। इसके बाद किसान विरोधी लोगों की आंख फटी की फटी रह गई है दोस्तों। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा से लेकर पंजाब तक 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। लेकिन हरियाणा के अंबाला, करनाल, जिंद के साथ साथ पंजाब के अमृतसर और जालंधर और लुधियाना में तो जबरदस्त असर देखने को मिला है दोस्तों। किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने का समय 12 बजे तय किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर आंदोलन 11 बजे से ही शुरू हो गया दोस्तों। कम से कम 500 ट्रैक्टर का मार्च लगभग हर जगह देखने को मिला है और कई कई जगह तो हजारों हजार की संख्या में ट्रैक्टर एक साथ नजर आए हैं। मार्च के दौरान तो किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है दोस्तों, जमकर नारेबाजी की है। अंबाला में किसानों ने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता बल्कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज के आवास का घेराव किया है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यालय भी घेरने के लिए किसान हजारों की संख्या में पहुंचे हैं दोस्तों। ट्रैक्टर की पूरी श्रृंखला को मैदान में उतार दिया गया है दोस्तों। महम में किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर मैदान में उतरे। इसके साथ में पानीपत के अंदर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। टोहाना में भी एमएसपी की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन चलता रहा। पलवल में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर दूर तक मैसेज भेजा है। पंजाब के अंदर किसानों ने बठिंडा जिले के रामपुरा फूल में भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीप सिंह नकई और अमृतसर में बीजेपी के नेता चरणजीत सिंह संधू के घर का घेराव किया है। नेताओं के घरों का घेराव किसानों ने बड़े मॉल के सामने भी प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर बड़ा मैसेज भेजा है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी का दफ्तर, नेताओं के घर और मॉल तक में आंदोलन करते हुए किसानों ने 13 मांगे उठाई है, जिसमें आप लोग जानते हैं एमएसपी पर लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, किसान मजदूर का कर्ज माफ होना चाहिए, पेंशन दी जानी चाहिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को वापस से लागू किया जाना चाहिए, लखीमपुर खीरी कांड में दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगनी चाहिए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाना चाहिए। सारी मांगे हैं दोस्तों, लेकिन भाजपा के लोग बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो आंदोलन दिखा दिया गया है तो इससे आप समझ गए होंगे कि किसानों का आंदोलन केवल खनौरी बॉर्डर तक नहीं है, केवल जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन तक नहीं है, बल्कि उसके आगे उनको फुल सपोर्ट मिला हुआ है। हरियाणा के किसान दूर दराज में अपने खेती किसानी का काम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ में है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की सारी बड़ी अपडेट कवरेज होनी चाहिए, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि किसानों से जुड़ी हुई पल पल की सारी बड़ी अपडेट आपको आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर देंगे। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर एक नए यात्रा का ऐलान किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आज महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थली से जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली के मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और वायनाड से कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी, इंदौर से करीब 25 किलोमीटर दूर महू भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थली है दोस्तों। यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा में अंबेडकर जी की विचारधारा भी ऐड करने वाली है, यानी जय बापू जय भीम और जय संविधान, ये 3 मेन फोकस पॉइंट रहेंगे। यानी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को बचाना, उनके लीगेसी को बचाना और महात्मा गांधी के विचारों को बचाना दोस्तों, और संविधान बचाना मेन मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। इस रैली से जो बातें निकलकर सामने आएगी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आज से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। 1 साल तक कांग्रेस पार्टी की यात्रा संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकले, और क्योंकि ये पैदल यात्रा होने वाली है दोस्तों, तो सीधा लोगों से संपर्क साधा जाएगा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और लोगों से ही लोगों के बारे में जानकर कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में लोगों का मुद्दा शामिल करने वाली है, जैसा भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पर हुआ था। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ में दिल्ली के अंदर पोलिंग बूथ पर कलर कोडिंग की जा रही है, जिसके अंदर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का भी कुछ कलर होगा, उसी कलर के बूथ रंगे जाएंगे और वोटर वहां जाकर वोट डाल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों कौन सा बूथ नंबर है ये खोजने की जरूरत नहीं है, केवल कलर देखकर पहचान जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जगह भारत के लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए ईवीएम पर ध्यान देनी चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया पर ध्यान देनी चाहिए? साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने 50 राउंड की फायरिंग की है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक और नेता अपने गुंडों के साथ पहुंच गया वर्तमान विधायक के घर पर, और उनके घर पर जाकर दोस्तों 50 राउंड की फायरिंग की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी का नेता डरा रहा है, क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, और उसे लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोनों के बीच में चुनावी रंजिश का पुराना
पुराना मामला है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का नेता बड़े बड़े बंदूक लेकर तमंचा लेकर गया था, गोलीबारी की गई, 50 राउंड की फायरिंग की गई है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं से वर्तमान विधायक भी सुरक्षित नहीं है। विधायकों के घर पर जाकर भाजपा के नेता गोली चलाकर बता दे रहे हैं कि वो बीजेपी शासित राज्य के अंदर पुलिस के डर को नहीं मानते हैं, बल्कि पुलिस को उन्होंने गुलाम बना रखा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों इस तरीके की गुंडाई करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20-25 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। एक विधायक की हत्या करने के लिए पहुंचा था और पूरे इलाके में इससे खौफ पैदा हो गया है दोस्तों। जिस विधायक के ऊपर बीजेपी का नेता अटैक करते 50 राउंड की फायरिंग कर रहा था, उसके घर पर जाकर उन विधायक का मोहम्मद समी क्रिकेटर के साथ अच्छे संबंध है और अच्छे दोस्त हैं दोनों आपस में, तो क्या इसलिए उमेश कुमार विधायक को टारगेट कर रहा है बीजेपी का नेता? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि जब सही से बीजेपी की उत्तराखंड सरकार की पुलिस व्यवस्था को लोगों ने सवालों के घेरे में लिया, तब जाकर बीजेपी के गुंडे नेता को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कब तक गिरफ्तार करके जेल में रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे नेता तुरंत छूट कर आते हैं। साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार अखिलेश यादव को लेकर पूछे जा रहे सवाल का करारा जवाब दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे, उन्होंने तस्वीरें भी शेयर कर डाली। उसके बाद भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आज 11 डुबकी लगाकर संगम में स्नान किया है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे, सद्भावना रहे, सहनशीलता उत्तर प्रदेश में बनी रहे। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तस्वीरें अब बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि भाजपा के लोग बार बार अखिलेश यादव पर उनके धर्म को लेकर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन अब जब संगम में डुबकी लगा ली गई है तो भाजपाइयों के पास कोई और सवाल बचा ही नहीं है, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ बिहार के भागलपुर जिले के नवगाछिया अनुमंडल में कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के टाइम पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। वहीं पर उन्हें कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया है। अपने बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगे, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली तो नाराज हो गए। इसके बाद जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बवाल करना शुरू कर दिया और दूसरों की कुर्सी खींचने लगे। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने मामले को शांत करवाया है दोस्तों। नाराज जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने फिर से विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और विवादित कामों में लिप्त पाए गए हैं। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बीएसपी को डर सता रहा है कि दिल्ली में जो अब तक बीएसपी को वोट मिल रहे थे, दलित समाज के लोगों का वो वोट स्प्लिट ना हो जाए और नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता की पार्टी को दलित समाज का वोट ट्रांसफर ना हो जाए। इसलिए बीएसपी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बीएसपी के एक भी सीट जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने पुराने वोटों को वापस से एकजुट किया जाए। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या दलित समाज के लोग बीएसपी के साथ जाएंगे या फिर एक नए विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी को देखते हैं। जो भी जानकारी दिल्ली के इलेक्शन से जुड़ी आएगी अब तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। इसके बारे में डिटेल में जानकारी बताएंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर का वीडियो शेयर किया है दोस्तों। बंगले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत पैसा खर्च किया, इस तरीके के आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर करते हुए यूट्यूब पर दावा किया गया है कि केजरीवाल के घर में 4 करोड़ से 5.6 करोड़ के तो बॉडी सेंसर लगाए गए हैं, रिमोट वाले 80 पर्दे लगाए गए हैं, 64 लाख रुपए के 16 टीवी लगाए गए हैं, 10-12 लाख रुपए की टॉयलेट शीट लगाई गई है, 36 लाख रुपए के सजावटी खंबे लगाए गए। इस तरीके के और भी भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सरकारी बंगले पर पैसा खर्च करने का जो आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं दोस्तों। उनको पता है कि दिल्ली में उनकी सरकार तो बनेगी नहीं, उनका मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, तो फिर इस घर का इस्तेमाल बीजेपी का कोई व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, तो फिर केजरीवाल ने ही अपने लिए ये पैसा लगाया होगा। इस तरीके का बीजेपी के लोगों का मानना है दोस्तों। उनकी धारणा सही भी है क्योंकि 25-30 साल से भाजपा को दिल्ली के लोग भाव देते नहीं है और दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर जितना पैसा खर्च होगा वो तो या तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई नेता उसका सुख करेगा। यही बीजेपी के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता तक पैसे पहुंचा रहे हैं, उनको फ्री के कई सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनता को। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल अपने घर पर कुछ पैसा खर्च भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी बंगले पर, तो फिर इससे जनता को कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शीश महल के नाम पर ये जो एक बीजेपी के लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जनता के बीच में थोड़ा भी डिस्कशन का कोई मुद्दा है? क्योंकि अगर इसी तरीके से देखा जाए तो फिर बीजेपी के 1200 करोड़ के बंगले नरेंद्र मोदी के घर का एक बार टूर बीजेपी को करवा देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी फर्श पर सोते हैं और सादगी की जीवन जीते हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख का बेड और कितने लाख के अपने दरवाजे लगा रखे हैं और कितने सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और कितना घर की सजावट में खर्च किया गया है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जो जाएगा। साथ साथ दिल्ली चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग नेताओं को प्रचार की अलग अलग जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय नेताओं को प्रवास कार्यक्रम के तहत मैदान में उतारा है दोस्तों। बीजेपी अपने कुछ नेताओं को अलग अलग इलाके में जाकर वहां प्रवास करने के लिए बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री को मोती नगर में आज 5 बजे नंद किशोर गर्ग के घर ड्राइंग रूम मीटिंग करने के लिए भेजा है। फिर वो 8 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरीके से बंगाल से बीजेपी के नेता सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को करोल बाग भेजा गया है, जहां पर 4 बजे करोल बाग में उनका कार्यक्रम होगा दोस्तों। भजन लाल शर्मा को कृष्णा नगर भेजा गया
गया है 5 बजे राजस्थान के सारे काम छोड़कर मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे बीजेपी का। दूसरा उनका कार्यक्रम द्वारका में 6 बजे का लगाया गया है। इसी तरीके से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जिनका बेटा सरकारी एस्कॉर्ट की गाड़ी अपने मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी सीलमपुर में जाएंगे और प्रचार करेंगे। 7 बजे उनका भी कार्यक्रम लगाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग नेताओं को आज अलग अलग तरीके से प्रवास के लिए मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह भी रिठाला में जाकर जनसभा करेंगे, उनका दूसरा जनसभा मुंडका में होगा, तीसरा चांदी चौक में होगा। स्मृति ईरानी बादली में चुनाव प्रचार करेंगे 3 बजे। फिर गोकुलपुरी में उनका भी शो होने वाला है। मनोज तिवारी से 4 कार्यक्रम आज करवाए जा रहे हैं। रवि किशन से भी 4 कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। साथ दोस्तों पत्रकार रणविजय सिंह ने एक डेटा का हवाला देते बताया है कि भारत में बेरोजगारी का आलम इतना खराब है कि अब आंकड़े बता रहे हैं कि देश गर्त में चला जाता जा रहा है। दोस्तों भारत के अंदर बेरोजगारों में 83% युवा आबादी है। भारत में हर घंटे 2 लोग बेरोजगारी से तंग होकर अपनी जान दे रहे हैं। साल 2022 में देश में 15,783 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर जान गंवा दी है। बेरोजगारी से आर्थिक तंगी बढ़ रही है और इसकी वजह से क्राइम भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लगातार इकोनॉमी का बंटाधार होता चला जा रहा है, विकास की दर कम हो गई है और जो थोड़ा बहुत विकास हो भी रहा है वो भी केवल उन लोगों का विकास हो रहा है जो बड़े बड़े धन्ना सेठ उद्योगपति हैं। और इनइक्वालिटी आर्थिक असमानता देश में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को अपने जीवन को सस्टेन करने में, अपने इकोनॉमी को सस्टेन करने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बल्कि जी जान से मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद घर का बजट महंगाई के कारण बिगड़ता चला जा रहा है। साथ साथ बिहार में 76वां रिपब्लिक डे कार्यक्रम मनाया गया। दोस्तों इस मौके पर मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। यहाँ पर गवर्नर ने जो एक बात कही है, इससे ही साफ मैसेज उन्होंने भेज दिया है और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार की पोल खोल दी है। दोस्तों राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की गई है तथा पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों गवर्नर कानून व्यवस्था ठीक करने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून व्यवस्था भद्दे हालत में है और राज्य के अंदर नीतीश कुमार के शासन काल में बिहार पीछे चला गया है, बैकवर्ड हो गया एकदम। ना कहीं लॉ नजर आता है, ना कहीं कोई ऑर्डर नजर आता है। आंख बंद करके शासन चलाया जा रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई शासन चलाने वाला ही नहीं है, जो हो रहा है होने दिया जा रहा है। साथ साथ संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। दरअसल दोस्तों मीडिया में, अखबारों में एक रिपोर्ट छपी है, इसमें लिखा गया कि संतों ने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बनाया है। रामकृष्ण और राज्य और चाणक्य नीति के आधार पर 12 माह 12 दिन में तैयार किया गया है। यह हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रारूप यानी कुंभ मेले को राजनीतिक मेला बनाने की कोशिश की जा रही है और देश की पॉलिसी को डिक्टेट करने के लिए सभाएं की जा रही है, प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी बोले, कहा हम तो पहले से ही कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, यानी संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत के संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ सेक्युलर स्टेट, यानी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, ना कि किसी एक पंथ विचारधारा या सोच को मानने वाला देश है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अगर कोई बोलता है कि हम देश को ये राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे या मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो ये साफ तौर पर भारत के संविधान और संविधान लिखने वाले, आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों का ये साफ अपमान है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की नींव इस बात पर रखी हुई है कि भारत एक संप्रभु गणराज्य और सेकुलर कंट्री है, अगर इसके कैरेक्टर को चेंज किया जाएगा दोस्तों तो भारत के लिए दुविधाएं और ज्यादा बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ऐसे प्रस्ताव पारित करने वालों के बारे में साथ साथ दोस्तों अब तो हर दिन कोई दिल्ली से कूद कर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अब बार बार बिहार का चक्कर लगाएंगे, दिल्ली से कूदकर लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि अब चुनाव के दिन आ चुके हैं। साथ साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 5 फरवरी के बाद होगा। बीजेपी के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, उनके प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पप्पू यादव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों। इसी बीच बदरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना के पक्ष में पप्पू यादव ने प्रचार करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। दोस्तों राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतर आए। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के बदरपुर से उम्मीदवार अर्जुन भड़ाना के पक्ष में चुनाव प्रचार शनिवार को करते नजर आए पप्पू यादव और वोट की अपील की गई है। दोस्तों पूर्वांचली वोटरों को साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्वांचली मतदाताओं की उपस्थिति है दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक जो सबसे अच्छा फैसला लिया वो ये कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो क्लिप काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें जीतू पटवारी से कुछ महिलाएं मिलती है और उनसे शिकायत करते हुए कहती है कि दलित समाज के लोगों का एक शमशान घाट था जिस पर बीजेपी के नेता ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद सीधा तहसीलदार को फोन लगाते हैं जीतू पटवारी और कहते हैं कि अब क्या शमशान घाट को भी बीजेपी के लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जमकर फटकार लगाते हुए तहसीलदार से कहते हैं कि जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और फोन में सुना जा सकता है दोस्तों। स्पीकर पर फोन करके उन्होंने वीडियो भी बनवाया है। तो इसमें तहसीलदार कहता है कि हो जाएगा सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी ना तो नेता प्रतिपक्ष है, ना ही उनके पास कोई और मंत्रालय है, ना वो सरकार का कोई हिस्सा है, फिर भी जनता के काम करवा दे रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को भी सीखना चाहिए इस तरीके से। जीतू पटवारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे पावर हो या ना हो। जनता की सेवा 24 घंटे 7 दिन लगातार बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों नंदमुरी बालकृष्ण को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बहुत
बहुत निराशाजनक खबर है। कारण यह है दोस्तों की सार्वजनिक मंचों पर नंदमुरी बालकृष्ण आचरण हमेशा अहंकारी रहा है। वे हमेशा अपने आसपास वालों से ऐसा बर्ताव करते हैं कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नंदमुरी बालकृष्ण ने अपने साथी कलाकार अभिनेत्री अंजलि को मंच से धक्का दिया था और वो गिरते गिरते बची थी। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में उर्वशी रौतेला के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे मंच पर और इसके बाद लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। दोस्तों नंदमुरी बालकृष्ण के खिलाफ बोलना यानी फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकॉट होना है। इस तरीके का कुख्यात व्यक्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पद्म भूषण देकर सम्मानित कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर किसी का कैरेक्टर ही ठीक नहीं है तो उसके बाद उसे कोई बड़ा पुरस्कार नहीं दिया जा सकता और ये पद्म भूषण पद्म विभूषण ये जितने भी अवार्ड होते हैं ये भारत का अवार्ड होता है, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी का जो जब मन करे जिसका मन करे उसको दे दे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों पूरे मामले पर। साथ आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो विवादित पोस्टर जारी किया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं समेत राहुल गांधी को बेईमान बताया था तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने शिकायत ऑफिशियल तौर पर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। साथ साथ दोस्तों नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश शर्मा दावा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव खासकर नई दिल्ली की विधानसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो फर्जी कॉल लोगों को कराकर वोट की अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर और भी कई सारे गंभीर वो आरोप लगा रहे थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट में जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है दोस्तों और पैसे बांटे जा रहे हैं, कहा जा सकता है कि परवेश वर्मा उल्टा खुद सवालों के घेरे में है कि वो लोगों को पैसा बांट कर वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ अंकित और नेगी को कितने चाकू मारे गए थे ये सवाल पूछा है दिल्ली के प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दंगों के घाव को कुदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को दिल्ली दंगे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिनके मंत्रालय से किसानों का आंदोलन नहीं संभल रहा, किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे, अब रैलियां भी कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, तो उनको दंगों की याद लोगों को करवानी पड़ रही है वोटों के लिए। और यही हो रहा है दोस्तों, एक तरफ से पोलराइजेशन नहीं हो रहा बल्कि दोनों तरफ से ऐसे ही वाजिब बयान दिए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि दूसरा तरफ कौन सा है, कौन दूसरा और लोगों को पुराने घाव याद दिलवा दे रहा है। साथ साथ दोस्तों सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर में हुए सैंपल से मैच ही नहीं हुए हैं दोस्तों, यानी कैसे लोगों को खुलेआम मूर्ख बनाया जा रहा है। और सैफ अली खान पर अटैक करने वाले व्यक्ति को मुस्लिम व्यक्ति बताकर कहा जाता कि वो बांग्लादेश से भारत में घुस आया है, घुसपैठी, और इसके बाद मीडिया वालों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए दोस्तों और अलग अलग तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई और अब फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबको समझ में आ रहा था कि सैफ अली खान पर अटैक करने वाले व्यक्ति जिसका सीसीटीवी कैमरा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, शरीफुल इस्लाम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, साफ नजर आता है। इसके बावजूद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करके उसी को अटैकर बताया गया, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो उन सारे लोगों के लिए करारा तमाचा है जो इस पूरे मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों एक किसान ने बताया है, राजेश यादव नाम के किसान ने, कि उनको कैसे घाटे का सौदा करना पड़ रहा है, घाटे की किसानी करनी पड़ रही है। 1 क्विंटल टमाटर का दाम 160 रुपए था दोस्तों, यानी 100 किलो टमाटर उनको मात्र 160 रुपए का बेचना पड़ा। 100 किलो टमाटर गाने में कितनी लागत आई होगी दोस्तों, आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। इसके बाद 1 क्विंटल टमाटर बेचने पर मात्र 160 रुपए मिला और उससे बड़ी बात दोस्तों की 140 रुपए मजदूरी काट लिया गया, यानी टमाटर को हैंडल करने में जो मजदूरी का इस्तेमाल किया गया होगा, जो बोरी इस्तेमाल की गई होगी, जो बेचने का पूरा एक प्रबंध किया गया होगा, उसमें जो लेबर कॉस्ट आया होगा वो टोटल 140 रुपए का आया दोस्तों, यानी 20 रुपए का मुनाफा हुआ 100 किलो टमाटर बेचने के बाद, यानी 20 पैसे का 1 किलो टमाटर बेचना पड़ा। और यही अपने देश के किसानों का अमृतकाल है दोस्तों, जिस पर भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मेन काम छोड़कर पुराने मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल को फिर से तनावपूर्ण बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या किसान बदहाल है और कृषि मंत्री अपनी ही मौज में है? क्या इससे देश चलेगा? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रशांत किशोर की पार्टी में तिरंगा का अपमान किया गया, फहराने के कार्यक्रम के दौरान नीचे गिर गया झंडा। दरअसल दोस्तों कई सारे नेता झंडा फहराने के लिए एकजुट हुए थे और तब तिरंगा नीचे की ओर आकर गिर गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। प्रशांत किशोर जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, उनकी पूरी पार्टी फिर से एक्सपोज हो गई है, सही से तिरंगा नहीं बांध पा रहे हैं। तो किस बात के राष्ट्रवादी हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोगों को जो भी लगता है लिखकर टाइप करके जरूर बताइएगा दोस्तों। के साथ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म भारत का धर्म है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद की राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म, लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि लेकिन संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बयानों को इसलिए भी सीरियस लिया जाना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस तरीके की विचारधारा होगी तो यह साफ तौर पर भारत के संविधान विरोधी विचारधारा, इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। भारत का असली धर्म भारतीयता है, लोगों की भारत के प्रति जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी है, यही लोगों का धर्म है और इसी को लोग निभा रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर बनाते हैं, देश के विकास में पैसा खर्च करते हैं और मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यही सभी का भारतीय धर्म है। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के लोग जानबूझकर माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस तरीके के बयानों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। भारत का असली धर्म क्या है लिखकर जरूर बताएगा। संविधान क्या कहता है दोस्तों। साथ केजरीवाल बोले, कहा केंद्र सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया। जीएसटी जनता पर टैक्स का बोझ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आने वाले बजट से पहले डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को टैक्स के मामले पर घेरा है दोस्तों, यानी मिडिल क्लास से लगातार टैक्स वसूला जा रहा है और उसके बाद बीजेपी 10
लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर रही है 400 से 500 लोगों का। और यही बीजेपी की इकोनॉमी की पॉलिसी है जिसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। साथ साथ टीएमसी के नेता कुणाल घोष बोले, कहा भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिक महाराज को ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए हमला करने के लिए पद्मश्री दिया है। कार्तिक महाराज को स्वामी प्रदीपानंद के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महाराज 2024 के लोकसभा चुनाव में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने ममता बनर्जी के साथ सार्वजनिक रूप से विवाद खड़ा हो गया। तो दोस्तों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि महाराज ने टीएमसी एजेंट्स को आश्रम में बैठने की अनुमति नहीं दी और तब से यह विवाद काफी चर्चा में रहा दोस्तों। अब जाकर पद्मश्री देकर उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपको चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।